ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, माई सेल्फ ज्योति मिश्रा। बच्चों, ये हमारा इतिहास का पहला पार्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, हम लोग अब रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में विकास चैप्टर जो था अर्थशास्त्र का, उसका रिवीजन कराया था। और आज हमने लिया है, ये हमारा सेकंड टर्म में भी चैप्टर आ रहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आप लोगों के प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और जिस भी पार्ट में जो प्री बोर्ड फर्स्ट में आएगा उसका पार्ट का सिलेबस आपको मैं ग्रुप में बता दूंगी और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करिएगा। तो फर्स्टली ये चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। राष्ट्रवाद की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति से शुरू हुई थी। देन नेपोलियन द्वारा प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। इसके बाद एक नया रूढ़िवाद 1815 में आया, जिसमें हम लोग वियना कांग्रेस और वियना संधि के बारे में भी पढ़ेंगे। 1830 में भूख कठिनाई और जन विद्रोह हुआ और 1948 में उदारवादियों की क्रांति हुई। इसके बाद धीरे धीरे करके जो पूरा विश्व था वो जो है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत हो गया, हर जगह राष्ट्रवाद दिखाई देने लगा। धीरे धीरे करके देशों ने अपने आप को एक करना शुरू किया, जिसमें हम लोगों का जर्मनी का एकीकरण और हमारा इटली का एकीकरण आता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ जो ब्रिटेन था हमारा, उसमें भी एक राष्ट्रवाद की भावना आई। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो साम्राज्यवाद से खत्म होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सबसे पहले जो प्रथम अभिव्यक्ति थी राष्ट्रवाद की, जो कि हमारी क्या थी। देखिए, आप लोगों को जैसे पता है कि ज़्यादातर पहले यूरोप में क्या थे, राजतंत्रीय व्यवस्था थी। राजतंत्रीय व्यवस्था में राजा ही सब कुछ होते थे, जनता की अपनी आज़ादी ज़्यादा कुछ नहीं होती थी। और अत्याचारी शासकों के समक्ष जब धीरे धीरे करके जनता ने अपनी मांगों को रखना शुरू किया था, तो उससे बहुत सारे विद्रोह और आंदोलन शुरू हो गए थे। तो इसी विद्रोह और आंदोलन की जो श्रृंखला थी वो स्टार्ट हुई थी फ्रांस से, क्योंकि सबसे पहले फ्रांस में जो था वो क्रांति आई। जो राष्ट्रवाद की सबसे पहले अभिव्यक्ति हुई थी वो 1789 में फ्रांस की क्रांति से प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति के बहुत सारे कारण थे, जिसमें लुई 14 का निरंकुश शासन था। इसके साथ साथ ही दोषपूर्ण शासन था। कुछ सामाजिक कारण, जिसमें पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग था। आर्थिक कारण, जिसमें फिजूल खर्ची रिक्त राजकोष थे, जनता का आर्थिक शोषण था, उच्च वर्ग करों से मुक्ति थी। और धार्मिक कारणों में धार्मिक स्वतंत्रता की कमी और पादरियों में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा फैला था, वो कारण थे। कुछ दार्शनिकों का भी प्रभाव पड़ा था, उससे भी फ्रांस की क्रांति में या फ्रांस में लोगों ने जो है वो राजा और जो है पोप या फिर हम कह सकते हैं कि चर्च के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जिसमें रूसो, मॉन्टेस्क्यू थे। इसके साथ साथ सामुदायिक पहचान की भावना का एक विकास हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति का जो फ्रांस पर प्रभाव पड़ा था, इससे क्या हुआ था, प्रभुसत्ता राजतंत्र के हाथों से निकलकर जनता में निवास करने लगी थी। समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व की भावना समाज में आने लगी थी। नई व्यवस्था, न्याय व्यवस्था का पुनर्गठन हुआ था। इसके साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्य शुरू हो गए थे। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया था। फ्रेंच तिरंगे को राष्ट्रध्वज घोषित कर दिया गया था। और आयात और निर्यात के शुल्क हटा दिए गए थे। और शासक और पादरी, इनको जो विशेषाधिकार प्राप्त थे उसका अंत कर दिया गया। तो इस तरीके से जब फ्रांस की जनता ने विद्रोह किया, तो ये सारे जो चीज़ें थी, ये सारे जो परिवर्तन थे वो हुए। और उससे फ्रांस जो था वहाँ पर एक जो राजतंत्र था, अत्याचारियों का शासन था, दोषपूर्ण शासन था, वो समाप्त हो गया था। फ्रांस की क्रांति का न केवल फ्रांस पे बल्कि यूरोप पे भी बहुत प्रभाव पड़ा। उससे यूरोप के जो अन्य देश थे उनको भी उनको भी विचार प्रकट करने की, अपने यहाँ समानता की, मानव अधिकारों की उन्होंने घोषणा करना शुरू किया। और फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप के निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासकों ने अपने देश की क्रांतिकारी गतिविधियों का दमन करना स्टार्ट कर दिया। इसी ही श्रृंखला में नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, उसने कई सुधारों का आरंभ किया। अब जो ये था नेपोलियन, वो क्या था, वो प्रजातंत्र को नहीं मानता था। उसने 1804 में फ्रांस में जब आया, तब उसने नागरिक संहिता को लागू कर दिया था। उसकी एक नेपोलियन नागरिक संहिता के नाम से फेमस थी। उसमें उनके कुछ पॉइंट्स थे, जैसे जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त किया, कानून के सामने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया, प्रशासन के विभाजन को सरल बनाया, सामंती प्रणाली को समाप्त किया, यातायात और संचार प्रणाली में सुधार किए, एक समान कानून व्यवस्था कर दी, माप तौल के लिए समान पैमानों को सुविधाजनक बनाया और देश भर में एक ही राष्ट्रीय मुद्रा को प्रचलित किया, जिससे व्यापार में भी बढ़ोतरी हुई।
धीरे धीरे करके जो नेपोलियन था के अधीन जो क्षेत्र थे, फ्रांसीसी सेना और शासन के प्रति धीरे धीरे असंतोष और विद्रोह की भावना का विकास होने लगा। इससे क्या समस्या आई? उदारवादी राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का जो निर्माण था वो किस प्रकार से प्रारंभ हुआ कि आर्थिक दृष्टि से मध्यम वर्ग के उदारवादी, और 1815 ईस्वी में एक नया रूढ़िवाद प्रारंभ हुआ। नेपोलियन की हार कब हुई? जब 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी जो यूरोपीय शक्तियाँ थी, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया और यूरोप में एक समझौता तैयार करने के लिए वो सब मिलकर वियना में मिले। वियना एक जगह थी। इस सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। यहाँ पर 1815 में वियना संधि को तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य था उन सारे बदलावों को खत्म करना जो कि नेपोलियन के युद्धों के दौरान हुए थे। संक्षेप में वियना कांग्रेस में यूरोप में जो परिवर्तन हुए उसके प्रमुख जो मेन परिवर्तन थे वो थे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूबो वंश को सत्ता में बहाल किया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम थे, भविष्य में फ्रांस विस्तार न करे। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित हुआ। प्रशा को पश्चिमी सीमाओं पर रख दिया गया और नेपोलियन ने जो 39 राज्यों का जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसको बरकरार रखा गया, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। इसके पश्चात जो उदारवाद था, उदारवाद का मतलब क्या होता है? लिबरलिज्म। इसको उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सबकी सहमति से बने। अब जब जो है वो नेपोलियन का शासन खत्म हो गया, नेपोलियन को हरा दिया, उसके बाद वियना की संधि हुई। उसके बाद जो हमारे कहते नहीं यूरोप में जो एक राष्ट्र की कल्पना करी गई वो उदारवाद के रूप में करी गई। उदारवाद में ऐसी सरकार पर जोर दिया गया जो सबकी सहमति से बने, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया जाए, निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर जोर दिया और आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति, चीजों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना चाहते थे। इसी के साथ साथ ही जो है वो नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम से छोटे प्रदेश थे उन सबको मिलकर एक जर्मन महासंघ बन गया और सबकी अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली हो गई। 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद स्थापित हो गया। 1815 में नेपोलियन की हार के पश्चात जो नया रूढ़िवाद स्थापित हुआ था उसमें वियना की संधि के साथ में ही बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। इसके बाद स्थापित जो निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं थी, कुछ क्रांतिकारी थे। वियना कांग्रेस के पश्चात स्थापित राष्ट्रतंत्र की व्यवस्थाओं में क्रांतिकारियों की स्थिति और उनके उद्देश्य भी हुए बहुत। अब जैसे ही क्रांति स्टार्ट हुई ऐसे करके धीरे धीरे 1830 से लेकर 1848 के बीच में बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, जिसमें पहली क्रांति जुलाई 1830 में फ्रांस में हुई और इसके बाद यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, फिर कुस्तुतुनिया से संधि, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, स्थानीय बोलियां और लोक साहित्य, और इसी ही संदर्भ में आगे अगर हम बढ़े तो भूख कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 के दशक में यूरोप में बहुत सारी कठिनाइयाँ आ गई। यूरोप में भारी कठिनाइयाँ 19वीं सदी के प्रथम भाग से पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज़्यादातर देशों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ने लगी, भूखमरी, विभिन्न प्रकार की कठिनाई, जन विद्रोह, जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता, ये सारी चीज़ें आई और भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी से तंग आकर वहाँ के मजदूरों और किसानों ने विद्रोह शुरू कर दिया। स्थान स्थान पर अवरोध लगा दिए गए और इस विद्रोह के फलस्वरूप एक राष्ट्रीय सभा के द्वारा नवीन गणतंत्र की घोषणा हो गई। जैसे ही ये सारी जो है विद्रोह स्टार्ट हुए तो एक नवीन गणतंत्र की घोषणा हुई और 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके पहले तक ये अधिकार नहीं था और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखानों को भी स्थापित किया गया। 1848 में उदारवादियों की एक क्रांति हुई जिसके अंतर्गत अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह जो कर रहे थे उनको भी उनकी क्रांति जो प्रारंभ हुई थी। इसके बाद राजा ने गद्दी छोड़ दी और एक गणतंत्र की घोषणा कर दी। अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ये सब अभी भी जो है वो एकीकरण नहीं हुआ था इनका। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। असेंबली के चुनाव के समय मताधिकार से वंचित थे और फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई
और महिलाओं को प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में, मतलब महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए। इसके साथ ही साथ नेशनल असेंबली की जीत हुई, फ्रैंकफर्ट संसद बनी, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, पर उसने स्वीकार नहीं किया और राजाओं का साथ दिया जो कि निर्वाचित सभा के विरोधी थे। उदारवादियों और जर्मनी की नेशनल असेंबली का महिलाओं के प्रति एक संकीर्ण दृष्टिकोण था। रूढ़िवादी निरंकुश शक्तियाँ 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबाने में सफल हो गई और 1848 ईस्वी के उदारवादी आंदोलन को दबाया तो, परंतु क्रांति की भावना को समाप्त करने के लिए पहली जैसी राजतंत्री व्यवस्था को नहीं ला पाई। राजाओं को अब ये समझ में आने लगा था कि राष्ट्रवादी और उदारवादी क्रांतिकारियों को सुविधाएं देकर ही हम इस क्रांति को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए 1848 के पश्चात से कई वर्षों तक पूर्वी और मध्य यूरोप की निरंकुश राजशाही ने बदलाव शुरू कर दिए। पश्चिम यूरोप में 1815 से पूर्व में जो हो चुके थे, इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से बधुआ मजदूर और भूदा सख्त समाप्त कर दी गई और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों की ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान करी। यह बात अन्य है, इसमें निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का मार्ग ज़्यादा आसान हो गया। इस प्रकार हमने आज के राष्ट्रवाद में पढ़ा कि किस तरीके से जो क्रांति फ्रांस से शुरू हुई थी, किस तरह से यूरोप के अन्य जो है वो देशों में भी फैली और सबके ऊपर इसका फ्रांस की क्रांति का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। न केवल फ्रांस पे बल्कि पूरे यूरोप पे उसका प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे 1815 में नया रूढ़िवाद आया जिसमें वियना कांग्रेस में संधि हुई। वियना की संधि जिसमें नेपोलियन के जो भी उसने जीते थे वो उनको लौटा दिए गए और जो भी उसके विशेषाधिकार थे वो उनको दे दिए गए और उदारवादियों की क्रांति और भूख कठिनाइयों और जंग विद्रोह शुरू हुआ। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जर्मनी और इटली का निर्माण, किस प्रकार से बिस्मार्क ने जर्मनी का और मैजनी, गैरिबॉल्दी और काबूल ने इटली का जो है वो एकीकरण किया था। इटली के एकीकरण के बाद हम लोग ब्रिटेन की अजीब जो ब्रिटेन है उसका राष्ट्र राज्यों का निर्माण और राष्ट्रवाद का इतिहास और एकीकरण की प्रक्रिया को भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए हमारा बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।